Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing well. Welcome back to my channel. Learn with Milha. Today you are going to learn about the functions of kidney. ठीक है। अच्छा, किडनी के मैं फंक्शंस बता रही थी कि किडनी के क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब मेन तो हमें ये मालूम है कि किडनीज एक्ट करती है एज अ ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है। यानी ब्लड को आपके फिल्टर करती है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अलग निकल जाता है और इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सही। बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं यानी एक्स्ट्रा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उनको भी फ्लूइड जो होता है उसको भी बॉडी से रिमूव करवाती है बाय प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। ठीक है। ये तो वो काम है जो हमें बचपन से पता है किडनी के बारे में। लेकिन किडनी के कुछ ऐसे काम है जो हमें पता चलने वाले हैं। ठीक है। वो क्या है? किडनीज ऑल्सो वर्क। यहाँ क्या दिया हुआ है? इट वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन मींस ये कुछ ना कुछ हार्मोनल सिक्रीशन करवा रही होती है। ठीक, कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करवाती है एंड सिक्रीट सम वाइटल हार्मोन्स लाइक रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। अब यहाँ पे दो नाम इन्होंने बताए हुए हैं, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। इन दोनों के क्या काम है ये मैं डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। आपने ये नाम याद रखना है, रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। ठीक। सबसे पहले आ जाता है आपके पास रेनिन। रेनिन क्या करवाता है? रेनिन आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर जब आपकी बॉडी में लो होता है, ठीक, बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हुआ, लो होने की वजह से किडनी क्या करती है? ये सेंस करती है कि ब्लड प्रेशर लो है, तो वो रिलीज करवाती है क्या चीज? रेनिन रिलीज करवाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये रेनिन क्या करती है? रेनिन आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में मूव कर रहा होता है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ठीक है। एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं हम उसे। ये उसको कन्वर्ट करवाती है उसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज एंजियोटेंसिन। ठीक है। किसमें करवाती है? उसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज एंजियोटेंसिन 1। सही है। ये एंजियोटेंसिन 1 हो गया। नाउ ये एंजियोटेंसिन 1 जब ब्लड में होता है तो ये कहाँ से गुजरता है? आपके लंग से गुजरता है। फाइनली एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये डायरेक्ट एक आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक क्या है, सब वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो क्या करता है? आपकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को रेस करता है। क्योंकि जितना नैरो पाइप होता है प्रेशर उसमें उतना ही ज्यादा होता है। तो ये समझ में आया कि हाउ रेनिन इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर। नो नो, यू डोंट हैव टू मेक इट वेरी क्लियर क्योंकि बुक के अंदर यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक। अगर आगे कहीं किसी चैप्टर में हो तो वहां आपको बताना होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपने ये बताना है कि ये दो चीजें हैं। ठीक। आपको पता होना चाहिए कि रेनिन क्या करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। इसे हम रास सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। RAAS, रास सिस्टम। तो यहाँ आ गया रेनिन मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, पोइसिस कहते हैं प्रोडक्शन को और इरेथ्रो कहते हैं आरबीसी को। ठीक है। तो इरेथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाना। ठीक है। ये रिलीज करेगा आरबीसी। ये जो किडनी है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। और ये एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है क्योंकि बोन मैरो वो जगह होती है जहां से आपके सारे ब्लड सेल्स डिराइव्ड होते हैं। समझ आया? अब नेक्स्ट कम्स, ये आपका मेन एक ये वाला फंक्शन हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक। सेकंड आपका एंडोक्राइन फंक्शन हो गया किडनी का। ठीक। थर्ड आपका हो गया कि किडनी प्रोड्यूसेस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ठीक है। जो हम विटामिन डी लेते हैं जिसका ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है? हमारी बॉडी में बन रहा होता है। स्किन के अंदर उसका एक कह लो रॉ मटेरियल होता है, वो पहले किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है आपके लिवर में। एंड देन वो फाइनली जो अपने एक्टिव फॉर्म में कहाँ जाके कन्वर्ट होता है? किडनी में कन्वर्ट होता है। तो आपने याद रखने की किडनीज आर एसेंशियल फॉर विटामिन D3 प्रोडक्शन। और D3 क्या है? आपका वो विटामिन है, विटामिन डी की ही एक कैटेगरी में से। ठीक है। विटामिन D3। अब ये D3 हमें क्यों चाहिए? विटामिन डी कहते हैं विटामिन डी से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी आपका कैल्शियम और फास्फोरस अब्सॉर्ब करवाता है जो आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपका तीसरा मेन फंक्शन आ गया किसका? किडनीज का। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये
सही। अब आगे इन्होंने क्या बताया है कि दीज इंपॉर्टेंट मिनरल्स कीप बोन स्ट्रॉन्ग, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बात हमें मालूम है। नाउ किडनीज बैलेंस द पीएच ऑफ आवर बॉडी बाय मेकिंग चेंजेस एंड एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट, ये आपने याद रखना है, बाइकार्बोनेट फ्रॉम द यूरिन बैक टू द ब्लड एंड बाय सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द यूरिन। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ना कि कब ये बाइकार्बोनेट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कब ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करेगा, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के एसिड बेस स्टेटस के ऊपर। बॉडी में कब एसिडोसिस हुआ हुआ है, यानी बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक साइड के ऊपर चल रहा है, बेसिक साइड पे चल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। किडनी उस हिसाब से इसे मेंटेन करती है। समझ में आया ये? समझ में आया ये कि आपके पीएच को किस तरह मेंटेन करती है किडनी? देखो, ये किडनी के अंदर ना आपके पास, बोलो। मैं कह रही हूँ किडनी के अंदर अभी हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना तब, तो नेफ्रॉन के अंदर ऐसे करके ट्यूब्स करके होती हैं, सही है, जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो यहाँ से कुछ जगहों से आपके पास बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है, ल्यूमेन में वापस अब्जॉर्ब हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन किस में आ जाता है, ल्यूमेन के अंदर आ जाता है, इसके अंदर ल्यूमेन से बाहर गया और अंदर आ गया। और इसे फिर किडनी अब अपने हिसाब से मेंटेन करती है, बैलेंस करती है कि कितना बाइकार्बोनेट बॉडी से रिमूव होना चाहिए और कितना हाइड्रोजन आयन बॉडी से रिमूव होना चाहिए। ठीक है, ताकि बॉडी की एसिडिटी और बेसिसिटी कंट्रोल में रहे। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है किडनीज इस तरीके से एक रोल प्ले करती है इन बैलेंसिंग योर पीएच। ठीक है, अब ये किडनी क्या करती है, ये आपके वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करती है बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी जब आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग की वजह से क्या होता है, यूरिन का जो यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी बार यूरिनेट करता है बंदा, वो भी कम हो जाता है। और दूसरी बात ये, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर आपने वाटर को, बॉडी को पता है कि अभी फास्टिंग स्टेट है तो बॉडी में वाटर को कंजर्व करना है। तो ये किडनी ये काम बहुत अच्छे से करती है कि उसको कंजर्व करके रखती है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किडनी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। मेकिंग सेंस? सही। आगे क्या दिया हुआ है? जी जी, आगे क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन अकर्स इन 3 स्टेजेस। अब यूरिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 फेजेस हैं जिससे गुजरने के बाद एक फिल्ट्रेट फाइनली यूरिन का फॉर्म जो है इख्तियार कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो इन्होंने बताए थे, ये मेन फंक्शंस थे किडनी के। ठीक है, ये छोटा छोटा इन्होंने बताया हुआ था। अब यहाँ पे आगे डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि किडनी के क्या फंक्शन है। नंबर 1 आपको दिया हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 आपको दिया हुआ है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और 4 के ऊपर काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो इन सबको हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ना है। सही है, अब सबसे पहले आ जाता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सही, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर अगर आपको याद पड़ता हो किडनी का स्ट्रक्चर, तो किडनी में क्या होते हैं, मल्टीपल या हम कह सकते हैं मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी का एज अ किसके तौर पे काम करते हैं, एज अ वर्किंग या फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। सही है, ठीक। तो अब आपने यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूरिन इज द अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट एंड बेस्ड अपॉन द वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड विद एडिशन ऑफ सम अदर फ्लूइड्स एंड आयंस। ठीक है, बॉडी यूरिन के अंदर आपका कुछ फ्लूइड्स होते हैं, आयंस होते हैं, और खास तौर पे इसके अंदर यूरिया मौजूद होता है। दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन द ग्लोमेरुलस व्हेन ब्लड इज फिल्टर्ड आउट अंडर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपने यहाँ पे याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है। देखो, ये आपका, अगर मैं इसे दिखाऊं ऐसे करके बना के, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल था, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। सही, जब यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर, जब ब्लड एंटर होता है इसके अंदर, तो क्या हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं वो लीकी इन नेचर होती है, मतलब उनमें स्पेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं ये कैपिलरी ड्रॉ करती हूँ तो इसके अंदर ऐसे करके स्पेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से फ्लूइड गुजरता है तो ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि जो आने वाली आर्टरी थी वो थोड़ी चौड़ी थी, आर्टीरियल थोड़ा चौड़ा था, और जो जाने वाला है वो थोड़ा पतला है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। जैसे ये बाउमेंस कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर ब्लड के कंपोनेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके अलावा सब कुछ इस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, वाटर, एवरीथिंग इनसाइड दिस बाउमेंस कैप्सूल। बाकी ब्लड में क्या रह जाता है,
RBCs एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस इसके अंदर फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरा, सॉरी ब्लड यहाँ से गुजरा, एंड ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जो पानी का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक मीन्स पानी का जो प्रेशर है, उसकी वजह से जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे जो इस कैपिलरी के जो होल्स थे उसमें से गुजर सकते थे, वो सारे कहाँ जमा हो गए, इस बाउमेंस कैप्सूल में जमा हो जाए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, आगे क्या बता दें कि फिल्ट्रेट प्राइमरीली, अब फिल्ट्रेट के अंदर ये कि जो फिल्ट्रेट यहाँ जमा हो गया था इधर इधर, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस फिल्ट्रेट में आपके पास क्या क्या है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक, फास्फोरस, और कुछ अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होंगे, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। समझ आता है जो भी, मतलब, और बचा क्या है यहाँ पे पीछे वॉल के अंदर, आरबीसीज बचते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स बचते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बच जाते हैं क्योंकि वो ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, और आरबीसीज का साइज खुद इतना बड़ा होता है कि वो यहाँ कैपिलरी से भी फंस फंस के गुजरते हैं, आराम से वो फिजिबली मूव नहीं कर पाते, तो इतने स्मॉल होल से बाहर आ ही नहीं सकते। क्लियर? नाउ कम्स अ इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज GFR, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ग्लोमेरुलस से जब ब्लड गुजरता है तो वहां पे कितने टाइम में कितना फिल्ट्रेट जमा होता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट जमा होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में कितना फ्लूइड यहाँ से जितना ब्लड गुजरा उसमें से कितना फिल्ट्रेट है जो यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में जमा हुआ, और उसके बाद वो आगे फर्दर, ये आपके पास पीसीटी होती है उसके अंदर फर्दर जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये किसके बराबर कह रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ क्या क्या बढ़ेगा, टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन इट्स वॉल, यानी यहाँ से जितने प्रेशर से ये जो ब्लड है यहाँ से गुजरेगा उतना ही तेजी से आपका GFR इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आई है बात ये? GFR इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वाई? क्योंकि ये जो है आपके बहुत सारे इसकी टेस्टिंग होती है जिससे हमें पता चलता है किडनीज की फंक्शन किस तरीके का हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना सही नहीं हो रहा। इट इज ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 125 ml जो फिल्ट्रेट है वो आपका यहाँ पे जमा हो जाता है, GFR जो है। ठीक है, अगर इससे कम है, और अगर फॉर एग्जांपल 50 से 60 से कम आ रहा है, इट मींस कि आपकी किडनीज क्रिटिकली इल है, खतरनाक हद तक बीमार हो चुके हैं और आपको उनका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। सही? तो ये GFR कैलकुलेट करना इज वेरी इसेंशियल। नाउ दिस प्रेशर इज इंक्रीज। अब ये प्रेशर क्यों बढ़ता है भाई? प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि जो आने वाला रास्ता था वो चौड़ा था और जाने वाला रास्ता क्या कम है। जैसे आप एक रोड ले लो, बड़ा सा रोड है, ठीक है, वो आगे मर्ज हो रहा है किसी छोटे से रोड के ऊपर, तो पहले बड़े से रोड पे बहुत सारी गाड़ियां फिजिबली मूव कर रही थी, लेकिन छोटे से रोड के ऊपर आने के बाद वो सारी गाड़ियां क्या हो रही थी, आपस में स्टक हो जाती हैं। ठीक, वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि उसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां लेन से बाहर भी निकल सकती हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है कि प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि ए फ्रेंड यानी जहां से ब्लड आ रहा था और ई फ्रेंड यानी जहां से ब्लड जा रहा है, इन दोनों आर्टीरियोल्स के डायमीटर में डिफरेंस है। ए फ्रेंड थोड़ी चौड़ी होती है, ई फ्रेंड थोड़ी पतली होती है। ठीक, अब किडनी के अंदर कितना ब्लड आता है, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर। यस, किडनी में कितना ब्लड आता है, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड आ रहा होता है बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में 180 लीटर्स ब्लड आता है, ये आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज। एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूसेस, after filtration it produces 2.5 liters urine in normal climatic conditions। normal conditions के अंदर 2.5 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है from that 180 liters of blood। सही है? GFR यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट बाय ऑटो रेगुलेशन। अब ऑटो रेगुलेशन क्या है, ये बॉडी में होने वाले सर्टेन रिस्पॉन्सेज हैं जो GFR को कांस्टेंट रखवाते हैं। ठीक है, however it may change depending upon the fluid intake or its variable amount in the body। अब ये चेंज भी हो सकता है, वैसे नॉर्मली सेम रहता है। एफ्रेंट और ईफ्रेंट आर्टीरियोल के डायमीटर्स वगैरह क्या करते हैं, मुस्तकिल वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन की वजह से ये ऑटो रेगुलेशन होती है बॉडी की। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी कभार चेंज हो सकता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द फ्लूइड इनटेक और इट्स वेरिएबल अमाउंट। समझ में आता है ये? ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
अब ये आ जाता है आपके पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? नाम से क्या पता चल रहा है इसमें क्या हो रही है? यस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कि कुछ चीजें आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं और कुछ चीजें बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। ठीक है, सिलेक्टिव होती है ये। अब बॉडी के अंदर नहीं, बेसिकली किडनी के बारे में बात हो रही है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड यूरिन इज डिफरेंट। इट मींस दैट द फ्लूइड कंटेंट्स बिकम चेंज व्हाइल पासिंग थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स इंक्लूडिंग पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी इन नेफ्रॉन। अब ये क्या कहा इन्होंने कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन थी, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या आ गया? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट्स और फैट्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ क्या हो गया, फिल्टर हो गए। ठीक, अब वो आ गया फिल्ट्रेट में। लेकिन जो यूरिन होता है, नॉर्मली यूरिन के अंदर ना तो ग्लूकोज पाई जाती है ना अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट की सर्टेन अमाउंट होती है, हार्मोन्स भी एज सच नहीं होता और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत बैलेंस अमाउंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तब ये कह रहे हैं कि लाजमी सी बात है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। मतलब ये है कि फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, यानी पीसीटी और से डीसीटी तक ये काफी इसके अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ होता है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज इफ प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, नहीं चेंज है ना, बिकम चेंज सही है ना, फ्लूइड कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं इसमें से इधर तक गुजरते हुए, चार्ज क्यों होंगे? ठीक है, अब कह रहे हैं ग्लूकोज इफ प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट, ठीक है, बट एब्सेंट इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। यानी फिल्ट्रेट के अंदर तो होता है, जो आपका फिल्टर हुआ है पहले उसमें होता है, लेकिन जो यूरिन है उसके अंदर नहीं होता। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इट मींस द पर्सन इज गेटिंग डायबिटिक। नाउ जी, यस, यूरिन में नॉर्मली एब्सेंट ही होता है ग्लूकोज, प्रेजेंट नहीं होता। Now the amount of urea and uric acid present more in urine than the filtrate. अब जो यूरिया और यूरिक एसिड फिल्ट्रेट के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा आपके फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं। सही है, these changes are the outcome of selective reabsorption and tubular secretion. अब ये चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं, बॉडी में आपकी जो किडनी है उसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है, जिसकी वजह से कुछ चीजें अब्जॉर्ब हो रही है वापस और कुछ चीजें सिक्रीट हो रही हैं। ठीक है, जब वो चीज अमाउंट बढ़ भी रही है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज along with nitrogenous waste products, example urea and water in the glomerulus, are reabsorbed. Treat with nitrogenous products is that urea and water in the glomerulus are reabsorbed from the filtrate as they pass to the nephron and return back to the ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रही है, पीसीटी में हो रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आपने ये याद रखना है कि ज्यादातर रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अबाउट 67% ऑफ वाटर इज अब्सॉर्ब। सोडियम और पोटेशियम की अमाउंट जो है वो तकरीबन ऐसी होती है, 67 के करीब ही होती है, 67% के करीब। क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी बताई है, ऑलमोस्ट 50%। कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस ये भी हो रहे होते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये 100% रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं इन द पीसीटी और वापस ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। बात समझ में आई? ट्यूबुलर सिक्रीशन तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसमें मेंशन किया हुआ है, आगे वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में डिटेल से, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अभी आपने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर अपना फोकस रखना है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी वापस से पीसीटी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हमें याद थी, ठीक है, ऐसे करके आपका पीसीटी था। तो इसके अराउंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी जो क्या करती है, सारे फिल्ट्रेट को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है और फिर वो वापस ब्लड में चला जाता है। क्योंकि दीज थिंग्स आर सो क्रूशियल फॉर योर बॉडी कि ग्लूकोज के बगैर अमाइनो एसिड अगर फौरी फौरी बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक, वाटर क्या है, अब्सॉर्ब पैसिवली। पैसिवली मींस विदाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बगैर एनर्जी के पैसिवली अब्सॉर्ब हो जाता है वाटर पीसीटी के अंदर। ठीक है, जबकि ग्लूकोज और सोडियम है ये एक्टिवली वो होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है ये मैं बताती हूँ कि लेट मी
ठीक है, यहाँ बना के दिखाती हूँ। सही, अब ये इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके पास ये चैनल्स होते हैं, ठीक है, पीसीटी है फॉर एग्जांपल। सही, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो सोडियम को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, साथ साथ वो ग्लूकोज को भी अब्सॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, यानी साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ग्लूकोज और सोडियम है ये एक्टिवली अब्सॉर्ब होते हैं, यानी यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, सोडियम ड्रैग्स द अदर नेगेटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्शन। अब सोडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो बाकी नेगेटिव चार्ज यानी क्लोराइड वगैरह है उसको भी अंदर लेके चला जाता है अपने साथ ही। हार्मोन एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट्स द सोडियम एंड एडीएच फैसिलिटेट्स द वाटर अब्सॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन जो है हार्मोन है, ये क्या करवाता है, सोडियम की अब्सॉर्प्शन करवाता है, जबकि एडीएच जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है। ठीक, ओके, नाउ कम्स ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होती है। अब जैसे हमने पढ़ा कि कुछ फिल्ट्रेट के अंदर फाइनली जो आपका यूरिन बन रहा होता है उसके अंदर कुछ कंटेंट ज्यादा होते हैं और फिर फिल्ट्रेट है उसमें कम होते हैं। इट मींस के अलोंग द वे कहीं पे कोई ना कोई चीज ऐड हुई है। ठीक, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी आपका वही पार्ट है। इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंसेस मूव इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में से अब कुछ चीजें, जैसे ये आपके मैंने बताया था, ये ब्लड की कैपिलरीज चल रही है और साथ साथ ये पेरिट्यूब्यूलर सॉरी प्रॉक्सिमल या फिर डीसीटी वाली ट्यूब्यूल्स चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें इसके अंदर एंटर हो जाती हैं ब्लड से पीसीटी और डीसीटी के अंदर। दिस इंक्लूड्स वेस्ट दैट एस्केप ड्यूरिंग द अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रिमेन इन द ब्लड। वो चीजें जो आपके पास एस्केप कर चुकी थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो वापस से ब्लड के अंदर रह गई थी, उसको ब्लड वापस से इसमें ऐड करवाता है। अब ये सब्सटेंसेस क्या है, दे आर अब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एंड इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, सम हार्मोन्स एंड ड्रग्स इफ प्रेजेंट। यानी जो ड्रग्स हैं बॉडी के अंदर जो हम दवाइयां खाते हैं, ये आपकी अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बच जाती है तो फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए किडनी इन्हें एक्सक्रीट करवा देती है, इन्हें बॉडी में रखने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक, tubular secretion mostly performed by proximal convoluted tubule, but some of the potassium also secreted from DCT and collecting duct due to reciprocal exchange of sodium with potassium, it adjusts the pH of urine। अब ये जो बात इन्होंने कही है ये आपने इस तरीके से समझनी है कि ये आपके पास डीसीटी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ चैनल्स होते हैं डीसीटी के अंदर जिनका काम क्या होता है, सोडियम को अब्सॉर्ब करवाना। ठीक है, इनसे क्या होगा, सोडियम अब्सॉर्ब होगा। ठीक है, लेकिन ये किसके एक्सपेंस पे एब्जॉर्ब होता है, जबकि ब्लड में से आपके पास पोटेशियम आपके ल्यूमिन के अंदर ऐड हो। ठीक है, और इसके साथ साथ क्योंकि सोडियम जहां जाता है उसके साथ वाटर भी पुल होकर इसके साथ ही अब्सॉर्ब हो जाता है और पोटेशियम इसके अंदर आ जाता है, तो पोटेशियम की भी सिक्रीशन होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर। ऑल द पोटेशियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट व्हेन जब आपके पास सोडियम की कंडीशन आती है तो सोडियम को पहले अब्सॉर्ब करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये समझ में आए, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ कि जो ये यहाँ से फिल्ट्रेट गुजर है, तो ये अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वाटर जो है प्लाज्मा में 90% होता है और यूरिन के अंदर 95% होता है। प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में 8% है, ठीक, जबकि यूरिन के अंदर 0% है। ठीक, इसी तरीके से जो ग्लूकोज है वो 0.1% प्लाज्मा में होता है, जबकि यूरिन के अंदर 0% होना चाहिए। ये चीज आपने, जी जी, सारे नहीं याद रखने, बस आपको ही पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे है। हाँ, नहीं नहीं, याद नहीं करना। जैसे आप एक चीज को बिल्कुल अच्छे से याद करते हो, आपने वैसे नहीं याद रखना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, दैट्स इट। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखो यूरिया की है, तो ये याद रखनी है कि यूरिया आपके पास 2% होता है यूरिन के अंदर, जबकि प्लाज्मा में 0.03% होता है। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, thank you guys for watching this video. If you have any queries, go down to the comment section and comment, or you can text on Instagram as well.
Thank you once again for watching this, and do like my channel, subscribe my channel, and share my videos with your friends and family.